हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सारडा है और इस वीडियो के दौरान हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट को, उसका नाम है सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1। ओके, थोड़ा बहुत वेटेज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो ओवरऑल पूरा का पूरा डिस्क्राइब्ड है, उसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो जो 20 से 25%, जैसे आपका 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क के पेपर में से रफली 20 से 25% आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड बनता है। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उसके बाद करीब करीब 25 से 30% जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होंगी। कंपनी अकाउंट्स यानी कंपनी अपने बुक्स में अकाउंटिंग किस तरीके से करती है वो। उसके बाद 30 से 35% कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और सबसे लास्ट पार्ट होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसका वेटेज करीब करीब 15 to 20% बनता है। हम लोगों को रफली पूरा का पूरा इतना स्कोप ऑफ कवरेज कंप्लीट करना है पूरा का पूरा हमारे इस कोर्स के दौरान, इन वीडियोस के दौरान। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझें और हम एग्जाम के अंदर में हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। मेरा पैटर्न ऑफ टीचिंग पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ICAI की मॉड्यूल में से रहेगा। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपको आपकी मॉड्यूल में से पूछता है, इसीलिए हर स्टूडेंट को मॉड्यूल का हर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्या पैटर्न है, हर चीज़ अच्छे से आना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न इन वीडियोस के दौरान मैं जो भी पूरा का पूरा कवरेज करूंगा सिर्फ ICAI के मॉड्यूल से करूंगा, जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं हमारा ये सब्जेक्ट। हमारा सबसे पहला पार्ट जो शुरू होगा वो खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब अकाउंट्स क्या होते हैं ये एक स्टूडेंट जानता है, इसलिए इट वुड बी बेटर कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरुआत करें कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। भाई हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना क्यों है, ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्ट्रीमलाइनिंग के लिए होते हैं, सब लोगों को एक लेवल पे लेके आओ ताकि समझ में आए चीज़ें। ऐसा क्यों, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, क्या करना है ऐसा करके। देखिए, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, फिर धीरे 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 दूसरी लोग चीज़ें भी समझेगी। हमने लॉ में पढ़ा है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अलग है, यानी सुमित सारडा लिमिटेड अगर मैं एक कंपनी बना दूं और सुमित सारडा से कंपेयर करूं तो सुमित सारडा लिमिटेड एक अलग कंपनी है ऑल टुगेदर, बराबर है यहाँ तक के। तो इस कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं, मैनेजमेंट, और लगाने वाला पैसा कौन होता है, ओनर। अब ओनर को मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया। जैसे कि आप लोग अपनी सीए की पढ़ाई करते हैं तो आपको ही पढ़ाई करना है, आपको ही एग्जाम देना है और आपको ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कितना अच्छा होगा अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी बन जाए, सोच के देखिए, जिसमें ट्यूशन की फीस आप भरेंगे, समझ में आया, उसके सीए एडमिशन की फीस आप भरेंगे, सब कुछ आप भरेंगे, पर अल्टीमेटली एग्जाम देने कोई और जाएगा, एग्जाम देने कोई और जाएगा। सोच के देखिए, और अगर वो पास हो गया तो आप पास, वो फेल हो गया तो आप फेल। सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी गई। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगर ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी गई तो अपने को कितनी खुशी होती है, यार ये तो सही आइडिया है यार, एकदम मतलब अपनी तरफ से एग्जाम देने कोई और जाएगा, ये तो कभी भी चलेगा यार। बट इसमें कई प्रकार के फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। सामने वाला अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है और फेल हो जाता है, तो सामने वाला पढ़ाई करने के बाद में वहाँ पे एग्जाम फॉर्म में किसी और का नाम लिख के आ जाता है, तो यानी अपने सीए सर्टिफिकेट का पूरा एडवांटेज किसी और को दे देता है। तो सोच के देखिए कितने प्रकार के इश्यूज आ सकते हैं। और अल्टीमेटली उसने किया क्या ये हमको कैसे समझेगा जब तक कि हम खुद सीए की कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। उसने आगे आपको बोल दिया, अरे नहीं यार इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इतना आसान थोड़ी ना था यार, मैं इसीलिए नहीं कर पाया। अपने को क्या पता इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर में क्या कवर्ड है। तो अपने को भी थोड़ी बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ना, यानी वो क्या कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को भी तो मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मतलब उस बंदे पे, वो सेपरेट लीगल एंटिटी पे हमें ध्यान भी तो रखना पड़ेगा, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं। इसके लिए टेस्ट कंडक्ट की जाती है, बराबर है ना, टेस्ट वगैरह के मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं। अभी सीपीटी वगैरह में, सीए इंटर में, यहाँ पे आने के बाद में अब आप लोग थोड़े से क्या बड़े हो गए, टेस्ट वेस्ट होती नहीं है, स्कूल में होती थी, फेल होते थे तो थप्पड़ खाते थे,
तो वही था ना, वो आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं, आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए ना, आपका पास होना, आपके फेल होने के ऊपर पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती थी, इसीलिए फिर थप्पड़ पड़ते थे। वही चीज़ यहाँ पे भी आनी चाहिए ना। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर में भी वही चीज़ बताई गई है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अब पैसा इन्वॉल्व है, अब पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं है बॉस, अब पैसा इन्वॉल्व है। कोई आपके पीछे पैसा लगा रहा है ये सोच के कि नहीं ये बिजनेस अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, हमें नहीं चाहिए कि वो फ्रॉड करे, तो हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा उसके ऊपर कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, और उसको वो करने के लिए हम उसी से रिपोर्ट मांगेंगे। वो टेस्ट के ऊपर जो रिपोर्ट आती है ये वही वाली रिपोर्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नथिंग बट द फाइनल आउटकम ऑफ द टेस्ट टेकन ऑफ दम बाय द मैनेजमेंट। हम ये टेस्ट से ये जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ाई नहीं की, यानी मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया, क्या पढ़ाई करना ही नहीं चाहते थे यानी मैनेजमेंट आलसी है, क्या नकल की गई है यानी क्या मैनेजमेंट फ्रॉड करता है, और क्या मैनेजमेंट सही में बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। हम बस इतना ही ध्यान देते हैं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते। पर ये इंफॉर्मेशन, अब एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये इंफॉर्मेशन अब हर जगह की अलग 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 जगह से अगर आएगी, अलग 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 तरीकों से आएगी, तो हमको समझ में क्या आएगा। आपने टाटा कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिलायंस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया, अब आप देखना चाहते हो दोनों में से कौन बेटर काम करता है। टाटा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग ही तरीकों से बनाता है, अपने रूल्स उसके। रिलायंस अपने तरीकों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, अपने रूल्स उसके। अब अपन उन दोनों को लेके बैठ गए कि भी दोनों के मैनेजमेंट क्या काम कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को कुछ नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला कि भाई हम जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हमारे लिए हमारा खर्चा है। अब हमारा अगर वो माल नहीं भी बिका तो भी वो हमारा इस साल का खर्चा है। हमने 10 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, इस साल खरीदा, इसीलिए एक्सपेंस। हमने उनको बोला यार 10 लाख रुपए का मटेरियल तुमने अभी खरीदा, 10 लाख रुपए का पूरा तुम्हारे लिए एक्सपेंस, तो फिर जब अगले साल ये बिक जाएगा तब ये रेवेन्यू, तब प्रॉफिट, पर तब कोई खर्चा नहीं दिखेगा। यानी आज अगर आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, कुछ नहीं बेचा, तो बुक्स में 10 लाख रुपए का नुकसान, और अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी माल नहीं खरीदा पर 10 लाख रुपए का माल बेचा, इसलिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट। रिलायंस बोला हम तो ऐसे ही काम करते हैं। टाटा ने बोला नहीं, मैंने 10 लाख का माल खरीदा पर बिका थोड़ी है, ऐसे कैसे एक्सपेंस, ये मेरे लिए मेरा एसेट है, मैं इसे कैपिटलाइज करूंगा, तो उसने कैपिटलाइज कर दिया। तो पहले साल कुछ नहीं दिख रहा, अगले साल 10 लाख रुपए का माल जो भी अमाउंट में बिका वो अमाउंट में बिकने के बाद में प्रॉफिट दिख रहा है। डिफरेंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एंटिटी का अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही ऑल टुगेदर अलग है। ये हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमको समझेगा नहीं कि किसको कैसे टेस्ट करना है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है, कोई सही तरीके से काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है। वी नीड अ स्टैंडर्डाइजेशन। स्कूल में टेस्ट भी तो इसीलिए ली जाती थी ना, वी नीड अ स्टैंडर्डाइजेशन। ये तुमने पास कर दिया तुम अक्लमंद हो, ये तुमने फेल हो गए तुम दब्बू हो। यही चीज लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल ओवर द, फिलहाल इंडिया, वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पर पहले आप हिंदुस्तान की कहानी तो समझ लीजिए, ठीक है। और इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए, इन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाया गया हमारा बॉडी ICAI, जिसकी एग्जाम आप देने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। पर इसमें भी कई सारे कहानियां हैं। ICAI जब बनाई गई तो कंपनी जो होती है उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने दूसरी बॉडी बना दी। पहले तो कंपनीज को लीगल एग्जिस्टेंस देने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये होती है MCA। अब ये जो MCA है इसने रेगुलेट करना शुरू किया। ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहा है, यानी कि जो टेस्ट पेपर है कि भाई कंपनी बराबर काम कर रही है, यानी ये टेस्ट पेपर कौन बना रहा है? ICAI। और उनको बोल दिया कि बोले तुम बच्चों का टेस्ट ले लो। अब MCA को समझ में नहीं आता था क्या क्वेश्चंस है। MCA को चाहिए था कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी नजरों से एक बार पास हो जाए, हम देख लें कि बराबर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं तो पता चला ICAI कुछ तो भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते जा रहा है मैनेजमेंट को। आप समझ रहे हैं? यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो टेक्निक्स डाल के रखी है वो बहुत ही इजी डाल के रखी है, हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला हम ध्यान देंगे। अब हम ध्यान देंगे करने के लिए MCA को खुद को तो कुछ नहीं समझता था, क्योंकि वो लोग अकाउंटेंट्स थोड़ी है। आप अल्टीमेटली सोचो कॉमर्स का नॉलेज होना जरूरी है, तो कॉमर्स का नॉलेज इतना कुछ खास था नहीं, वहाँ तो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स बैठे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। उन्होंने बोला भाई ध्यान देने के लिए हम लोगों को एक दूसरी बॉडी बनानी पड़ेगी। उन्होंने एक दूसरी बॉडी बनाई,
जो इसके ऊपर वॉच रखती थी, जिसे आप बोलते हो नकास। अब NFRA यानी अलग अलग बॉडीज बनते जा रही है ये नकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नकास अब क्या करता था, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI बनाता है, ICAI जाके नकास को बोलता है भाई हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, देख लीजिए बराबर हैं क्या, तो इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। नकास उनको देखता है, बोलता है अच्छा तुमने ये बनाया है, बहुत ही अच्छा। अपनी थोड़ी इज्जत दिखाने के लिए वो उसमें से कुछ पॉइंट प्लस माइनस कर देता है। ध्यान रखिए नकास को भी कुछ नहीं समझता, नकास भी बेवकूफ़ है, बट नकास इनमें से अपनी थोड़ी इज्जत बनाने के लिए बोलता है हाँ तुम ये पॉइंट थोड़ा हटा दो, ये पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वही चीज़ बोल देता है यस रेगुलेटेड। उसे अप्रूवल अथॉरिटी दी गई है, भाई गवर्नमेंट बॉडी है, उनको अप्रूविंग अथॉरिटी दी गई है। ICAI डजंट हैव अप्रूविंग अथॉरिटी। हम स्टेटमेंट्स, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, इन्हें रेगुलेट नकास करता है। तो नकास ने जिस दिन ऑथोराइज कर दिया पब्लिश्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उस दिन से सारी कंपनीज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। आप लोगों को कहानी समझ में आई? ठीक है। अब कंपनीज के अलावा अदर देन कंपनीज, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स वगैरह में भी देखते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, LLPs होते हैं, अदर आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सनल AJP, AOP, BOI, कई सारे लोग हैं, इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है या नहीं? तो ICAI, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ICAI तुम ही इनको रेगुलेट कर लो, इन लोगों को रेगुलेट करने में हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल है, इन्होंने अपना पैसा खुद पे लगाया है, पर हम रेगुलेट इनको सिर्फ उतना करना चाहते हैं कि ये हमको टैक्स बराबर भरते हैं या नहीं। तो ICAI उनके बनाए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वो अप्रूवल के लिए नकास को भेजता है, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनके ऊपर रेगुलेट करता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, वन that are for companies and two that are for other than companies. Other than companies are regulated by ICAI, for companies it is regulated by NACAS. और अब कंपनीज में भी दो टुकड़ों में बांट दिया गया है, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियों को NFRA करके बॉडी है वो रेगुलेट कर रही है, क्या बना रही है वो उन लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए बना रही है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये तो समझ ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है। So, under the introduction, it is given that accounting standards are something that are made by MCA. MCA के अंदर में regulatory body नकास, नकास इनको बनाता है। आखिर इन्हें बनाने की ज़रूरत क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, एक सारी कंपनीज एक बेस पे अकाउंटिंग करे ताकि किसी प्रकार के कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड्स के कारण कई दिक्कतें होती है, मतलब US की इकोनॉमी एक पॉइंट पे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब ध्यान में रखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से आया है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी तो US एक पॉइंट पे US इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश डाउन हो गई थी। ऐसी हालत हो गई थी कि सारी कंपनीज ने अपने प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करके दिखाए थे, विंडो ड्रेसिंग जिसे आप बोलते हो, इन्फ्लेट कर करके प्रॉफिट दिखा रहे थे, कमाया किसी ने कुछ नहीं था, सब गलत अकाउंटिंग पूरी तरीके से हो रखी थी। जो एक्सपेंसेस थे उन्हें कैपिटलाइज करके एसेट दिखा दिया, जो लायबिलिटीज थी उनको रेवेन्यू दिखा दिया, प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करते जा रहे हो जबकि प्रॉफिट एक्चुअल है ही नहीं। एक दिन बबल बस्ट हो गया, कंपनी सारी की सारी डूब गई, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, लोगों ने अपना पैसा बैंक से लोन ले लेके इन कंपनीज में पैसा लगा के रखा था, इकोनॉमी की हालत खराब हो गई। वो पॉइंट था जब यूनाइटेड स्टेट्स ने सोचा नहीं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए कोई चाहिए। एक जैसे हमारे यहाँ सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसी एक बॉडी बनाई उन्होंने पहले, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, और दूसरा उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। धीरे 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 डेवलप किया, कई साल लग गए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद में ग्लोबल बॉडी आई, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने IFRS बनाए, और हमने भी साथ साथ में इंडिया में भी ऐसी बॉडी बनाई, हर ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसी बॉडीज बनाई गई। इंडिया ने भी ऐसी एक बॉडी बनाई ICAI के अंदर में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। मुद्दा क्या है? एसेट दिखना चाहिए, एक्सपेंस दिखना चाहिए, लायबिलिटी दिखनी चाहिए, इनकम दिखनी चाहिए, इनका सही पॉइंट पे रिकॉग्निशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, टाइमली रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट्स, इनकम सही समय पे इनकम दिखना चाहिए, अक्रूवल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया उन लोगों ने। एक्सपेंस सही समय पे P&L में एक्सपेंस ऑफ हो जाना चाहिए,
कोई चीज अगर खर्चा नहीं है तो कैपिटलाइज होकर एसेट दिखना चाहिए जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। एसेट तो यही होता है ना जिसका बेनिफिट ही फ्यूचर में मिलता है। कोई चीज जिसे आज हम लोगों को पे करना है पर हमने पे नहीं किया, लायबिलिटी दिख जानी चाहिए। हर चीज का प्रॉपर टाइमली रिकॉग्निशन। दूसरा, टाइमली रिकॉग्निशन के अलावा सही अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो अमाउंट डिटरमाइन करने की कोशिश की है, अगर वो अमाउंट ही आपने गलत डिटरमाइन किया है तो क्या फायदा इस अकाउंटिंग का, मुझे बताइए। सही समय पे मैं एक्सपेंस तो बुक कर दे रहा हूं पर गलत एक्सपेंस बुक कर दे रहा हूं, तो फिर क्या फायदा, बोलो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ेंगे आप, बिल्डिंग बनाना है मुझे, 10 लाख रुपए का खर्चा अभी तक मैं उस बिल्डिंग पे कर चुका हूं। 10 लाख रुपए एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैं उसके ऊपर 10 लाख रुपए का खर्चा कर चुका हूं। उसमें से बिल्डर ने 5 लाख रुपए का काम अप्रूव कर दिया, तो मेरे लिए क्या 10 लाख रुपए एक्सपेंस है या सिर्फ 5 लाख रुपए एक्सपेंस है? क्योंकि वो 5 लाख जो अप्रूव किया उसके अगेंस्ट में वो मुझे पैसा देगा ना, वो मुझे मेरा रेवेन्यू देगा, जो मेरा पैसा बनता है वो मुझे पे करेगा। तो मैंने एक्सपेंस कैसे मेजर करना चाहिए, अमाउंट कितना रहना चाहिए, ये मुद्दा है। तीसरा, इनको प्रेजेंट कहां करें, दिखाएं कहां इनको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप बोलते हैं उसका एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है कि ये आइटम्स इसमें आना चाहिए। बैलेंस शीट, नॉन करंट, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इक्विटी, ये सारे के सारे जो हेड्स हम लोग बनाते हैं जिनके अंदर एक एक प्रेजेंट करते हैं, ये आया कि आखिर कौन सी चीज को कहां दिखाएं। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके लिए बने। और आखिरी, अगर इन सब के बाद भी नहीं समझे तो डिस्क्लोजर्स, हर चीज के बारे में डिस्क्लोजर दीजिए कि आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, आप एसेट लेके बैठे हैं, एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगना चाहिए तो कैसे लगना चाहिए, अकाउंट्स में पढ़े होंगे, बराबर है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्लोजर्स होते हैं। तो ये अकाउंट्स है ना, सीए फाउंडेशन अकाउंट, आप बोलोगे सर अकाउंट्स आप ही पढ़ा रहे हो, वैसे नहीं बोल रहा, सीए फाउंडेशन में जो पढ़े हुए हो, मतलब हर छोटी छोटी बातों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है उस पॉइंट से कि पढ़ने वाला अकाउंटेंट नहीं है, पढ़ने वाला कॉमर्स का बंदा नहीं है। तो हम उसे ये 4 बातें बताना चाहते हैं कि 1, हम कब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 2, हम कितने में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 3, हम कहाँ इसे दिखा रहे हैं, 4, इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर है, डिटेल रिक्वायरमेंट रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट में वो, ताकि आप समझ सकें कि हम क्या बताना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई ना कोई इस चीज़ से रिलेटेड कवरेज आप लोगों को देता है। हमारा मेन पॉइंट इस पूरी की पूरी कहानी में सिर्फ इतना ही है कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बनाते समय किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो सके या किसी प्रकार का कोई विंडो ड्रेसिंग हो सके। हमारी कोशिश है हम इसे एलिमिनेट करें। हमारी कोशिश है कि हम एलिमिनेट कर सकें नॉन कंपेरेबिलिटी। टाटा को रिलायंस से कंपेयर करवाना है हमको, हमारी कोशिश है कि ये दोनों की दोनों एक दूसरे से कंपेरेबल बन सकें। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ताकि हर कंपनी उसी बेसिस पे अकाउंटिंग कर सके। नो डाउट देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात नहीं करते, बट हाँ जो जनरल रूल्स है, जो जनरल फॉर्मेट्स है, वो दोनों जगह पे सेम रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज जिसके ऊपर हम लोग ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है फिर सवाल उठता है कि ये स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं, कौन बनाता है? 1977 में आईसीएआई ने एक बॉडी बनाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ों के पीछे मेहनत यूनाइटेड स्टेट्स या लंदन के अंदर में आईएफआरएस कर चुका है। आखिर ये सारी की सारी बॉडीज, मतलब ये अकाउंटिंग होती कैसे है? आईसीएआई ने एक बॉडी इस्टेब्लिश किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके अंदर कई सारे लोगों को बिठाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, कई सारे लोग बैठते हैं इसके अंदर। इसका जो हेड होता है वो तो आईसीएआई का ही मेंबर होता है, पर इसके अलावा यहाँ आईसीएसआई जो कंपनी सेक्रेटरी बॉडी है, आईसीएमएआई, फिकी, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईएम्स और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जैसे मुंबई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इंडस्ट्री के लोग, ठीक है,
एंड सो ऑन। कई सारे बड़े बड़े बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बिठाया जाता है जिन्हें हर अकाउंटिंग के छोटे या बड़े पॉइंट के अफेक्ट पड़ता है, या जिनको नॉलेज है कि हाँ इस चीज़ की अकाउंटिंग ऐसे होनी चाहिए। ये सब लोगों की एक कमेटी बनाई गई है विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है? ये सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, है ना। अकाउंटिंग का पैटर्न सेम रहना चाहिए। जैसे आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे ना, स्कूल में रहता था अपना हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कि बच्चे को इसका नॉलेज रहना चाहिए, ये बेसिक है, तब जाके उसे 10वीं पास बोला जाएगा, ठीक है। तो वही सारी की सारी बातें यहाँ पे लाई गई कि उन्होंने उनको बोला कि भाई ये बेसिक चीजें हैं अकाउंटिंग के अंदर में, इतनी चीजें तो स्टैंडर्डाइज्ड ही रहनी चाहिए पूरे के पूरे इंडस्ट्री में, बाकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें अलग, इतनी चीजें तो स्टैंडर्डाइज बेस पे ही अकाउंटिंग होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी है तो वैल्यूएशन कैसे होगा, प्लांट एंड मशीनरी है तो वैल्यूएशन कैसे होगा, स्टॉक है वैल्यूएशन कैसे होगा, इंटेंजिबल एसेट्स नाम की भी कोई चीज होती है उसका भी वैल्यूएशन करना है भाई कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में कौन कौन से हेड्स डालने हैं, अकाउंटिंग कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई अकाउंटिंग कैसे करें, इनकम रिकॉग्नाइज करना है कौन से पॉइंट के ऊपर रिकॉग्नाइज करें, ये मुद्दे सोचना एएसबी का काम है। एक बार एएसबी ने कोई पर्टिकुलर मुद्दा सोच लिया कि नहीं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल अकाउंटिंग होनी चाहिए, ये एक दिक्कत वाली बात है, तो एएसबी एक स्टडी ग्रुप बनाता है जिसे वो बोलता है कि जाओ इस मुद्दे पे पढ़ाई करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, बताओ कि इसमें हमें अगर अकाउंटिंग करना है तो कैसे करेंगे, रिकॉग्निशन करना है, वैल्यूएशन करना है तो कैसे करेंगे, और डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने चाहिए। स्टडी ग्रुप उसके ऊपर एक गहन अभियान करता है, स्टडी करता है, ध्यान देता है कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में आपको प्रोफेशनल फीस मिलने वाली है। अब ये प्रोफेशनल फीस आपको मिलती कब है, ऑडिट जब होता है उसके बाद। ध्यान रखिए आप ऑडिट कैसे करते हैं, जैसे 31 मार्च एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर को एंड होता है 31 मार्च, आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जब ऑडिट रहता है तो आपके पास कुछ 6 से 7 महीने रहते हैं जिस दौरान उस कंपनी का ऑडिट आपको कंप्लीट करना रहता है। सितंबर तक के आपको ऑडिट कंप्लीट करना है, लेट्स से 2018, तो आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट करेंगे। अब ये 6 महीने में हम लोगों को जो पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट करना है, इसमें सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसमें कई सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा ऐसा थोड़ी कि साल खत्म होने के बाद ही हम आते हैं, हम साल के दौरान भी कई बार दिक्कतें आती है छोटी छोटी, जिन्हें सॉल्व करने के लिए भी हम हमारे क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हाँ भाई तू इस तरीके से अकाउंटिंग कर। हम साल भर मेहनत करते हैं पर साल भर हमारा क्लाइंट हमको पैसा नहीं देता। क्लाइंट का फोन आया, अरे सर बोले ये इन्वेंट्री खरीदी है मैंने, इसकी मैं अकाउंटिंग कैसे करूं। मैं उसको पहले ये नहीं बोलता भाई पहले पेटीएम कर, मुझे मेरी फीस भेज, अरे नहीं, मैं उसे कंसल्टेशन दे देता हूं, और अगर उसके बाद भी मैं उसको उसका बिल रेज करता हूं ना, वो बोलता है सर ये क्या है, किस बात का बिल, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। बिल का पैसा नहीं देता। जब स्टैट्यूटरी ऑडिट होने के बाद आप साइन कर देते हो कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, उसके बाद जब आप उसको 10 बार कॉल करते हो, अरे सर फीस, अरे सर फीस, अरे सर फीस, तब जाके वो आपको फीस देता है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जाके यही एएसबी बोर्ड को पूछा कि भाई हमारी बुक्स की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे जैसे हम सर्विस दे रहे हैं वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, जैसे जैसे हमें खर्चे लग रहे हैं वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, जिस दिन हमने ऑडिट खत्म कर दिया उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें, या उसके कुछ 5-6 साल बाद हमारे क्लाइंट ने हमको पैसा दिया तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। आप बताइए हमें कि हम कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। एएसबी भी भावुक हो गया। एएसबी को लगा नहीं यार मुद्दा तो सही है, क्लाइंट टाइम पे पैसा नहीं देता है, स्टडी ग्रुप बना दिया, जाओ तुम स्टडी करो। स्टडी ग्रुप ने गहन अभियान किया, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला, उन लोगों की दुविधा समझा। उसके बाद में इस स्टडी ग्रुप ने एक ड्राफ्ट बनाया, हम इसको बोलते हैं एक तरह से एक्सपोजर ड्राफ्ट। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट वो एएसबी को भेजता है, वो बोलता है कि हमने बहुत पढ़ाई की, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुविधा को समझा और हमने ये लिखा है कि अकाउंटिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब उसके अंदर उन्होंने ये लिख दिया कि जिस दिन क्लाइंट पैसा देगा उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसके पहले होनी ही नहीं चाहिए। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए। एएसबी ने उठा के ये सब लोगों को मेल कर दिया, आईसीएसआई, सीएमए, फिकी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटी के लोग, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इंडस्ट्री वाले टेंशन में आ गए देख के, बोले कि अगर सामने वाला इनकम बाद में दिखाएगा
5-6 साल बाद जब पैसा मिल रहा है, पर उसका खर्चा तो मैं आज क्लेम कर रहा हूं जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। 17-18 की मैंने बैलेंस शीट बनाई, 2017-2018, जिसका ऑडिट मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया, सरकार को बताया कि मैंने इतनी इनकम कमाई है। ये प्रॉफिट के समय उसकी जो फीस है वो मैंने यहां माइनस करके रखी है। उसने बोला कि सर खर्चा मैं आज दिखा रहा हूं 17-18 में, पेमेंट मैं उसको 5 साल के बाद कर रहा हूं, तो सामने वाले के बुक्स के अंदर में इनकम 5 साल बाद आ रही है जिसका खर्चा मैं आज बुक कर रहा हूं। कल जाके सरकार मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, तू पैसा 5 साल बाद देता तो खर्चा आज क्यों बुक कर रहा है, 5 साल बाद बुक करना। नहीं, मुझे नहीं चलता, ये इनकम आज बुक होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ये उसकी इनकम है, उसको पैसा टाइम में नहीं मिलता है, ये उसकी गलती है, वो बराबर क्रेडिट सिस्टम नहीं रखता है। उसने सितंबर में साइन करने के पहले आखिरी दिन क्लाइंट को फोन करके धमकी दे देनी चाहिए कि पैसा भेज, नहीं तो साइन नहीं करूंगा, डिले हो जाएगा तो पेनल्टी तेरे ऊपर लगेगी, सरकार को पेनल्टी भरना पड़ेगा। कैसे झक मार के फीस नहीं देगा? ठीक है, देखिए मेरी पूरी की पूरी कहानी ऑल टुगेदर नथिंग टू डू विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वगैरह, कुछ भी चीज़ जाके कहीं पे भी जाके बोलना मत कि क्या ऐसा होता है, पता चला मेरे ऊपर ही कल कोर्ट केस हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो भाई झगड़े हुए, डिस्कशन हुआ, ठीक है, हीटिंग अप हुई, काफ़ी कुछ हुआ, फाइनली पूरी की पूरी बहस होने के बाद में एक ड्राफ्ट बना, फाइनल हुआ। ये जो ड्राफ्ट जो इन लोगों ने पढ़ा, उसके बाद में जो भी चेंजेस वगैरह लाने थे, उसके बाद एक ड्राफ्ट बना जिसे आप बोलते हो एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट में ये फाइनल हुआ कि जब स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है उस समय इनकम माना जाना चाहिए। ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट की कहानी, ना वो क्लाइंट की, दोनों से कोई लेना देना नहीं, जिस दिन साइन होगा उस दिन की इनकम मानी जाएगी। ऐसा एक्सपोजर ड्राफ्ट सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भेज दिया। ये अगला स्टेप है, सारे मेंबर्स को भेजा जाता है। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट सब मेंबर्स को मेल होता है। जिस दिन आप ICAI के मेंबर बनेंगे ना, NSCA बनने के बाद आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आपकी फीस सिर्फ CA बनने तक के सीमित नहीं है कि सिर्फ इसी दिन तक हमको फीस देना है। बड़े खुश हो रहे हैं, अरे बोले स्कूल इंस्टीट्यूट को तो फीस तब तक देना है जब तक के CA बनेंगे, नहीं, CA बनने के बाद तो हर साल फीस देनी है। करीब करीब 10-10.5 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूट आपसे ले लेगा, बोलेगा मेंबरशिप फीस दो। ऐसे ही थोड़ी आपको मेंबर बना के बैठे हैं, ऐसी थोड़ी साइनिंग अथॉरिटी दे देंगे आपको। वो मेंबरशिप, वो जितने भी लोग ये फीस भरते हैं, वो मेंबर्स बनते हैं, उनको ये एक्सपोजर ड्राफ्ट मेल किया जाता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये फाइनल है, बना दे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड। अगर उन्हें कुछ पॉइंट्स रखने हैं तो वो पॉइंट्स और अपने ASB को मेल करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फाइनली इस एक्सपोजर ड्राफ्ट पे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ ICAI साइन कर देता है, और जिस दिन वो साइन कर देता है उस दिन से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है। और फिर ये भी बताता है कि पहले आप जो अकाउंटिंग कर चुके हैं उसका क्या करना है, और फ्यूचर में आप जो अकाउंटिंग करोगे उसका क्या करना है, हर चीज़ बताता है वो आपको। दिस इज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ASB ढूंढता है कि भाई कौन से पॉइंट के ऊपर बनना चाहिए, फिर वो स्टडी ग्रुप बनाता है उसका, वो स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाता है, वो लोगों को भेजता है, उसके ऊपर व्यूज़ बुलाए जाते हैं, वो व्यूज़ के बाद में फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है। उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को मेंबर्स को मेल किया जाता है, उनसे कमेंट्स बुलाए जाते हैं, उन कमेंट्स पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो करना है, उसके बाद में प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, वो साइन कर देता है, और फाइनली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक्चर में आ जाता है। दिस इज द मेथड इन विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रेजेंटेड मेड। बनने के बाद में हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, स्टैंडर्डाइजेशन, सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग में डिफरेंस नहीं रहेगा। डिस्क्लोजर्स की कोई स्पेशल अकाउंटिंग अगर आपने की है तो उससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स कि ये अकाउंटिंग ऐसी क्यों हुई है, ये क्या चीज़ है भैया, इसका समझाओ कि ये अकाउंटिंग ऐसी क्यों हुई है। कई सारे छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं जिनके रिलेटेड एडिशनल डिस्क्लोजर्स होते हैं कि आप अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करते हैं। इससे कंपेरेबिलिटी हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपैरिजन हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस कंपैरिजन हो सकता है। अच्छा सर, तो सर ऐसे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये बताइए, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं ICAI ने आज तक? ICAI ने कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, कोशिश तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की थी, 32, पर 32 में से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हट गए, जैसे 6 अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, हट गया है। 8
8 एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप देख सकते हैं, अब उसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। उससे रिलेटेड नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया था, इसीलिए उसे हटा दिया गया था, ठीक है। वैसे ही हम लोग 30, 31, 32 की बात करते हैं कि ये बने तो थे पर ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बन के ही रह गए, ये कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाए। तो बने हुए हैं पर इंप्लीमेंट नहीं हुए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करके हैं। सीए फाइनल में पढ़ेंगे आप, सीए फाइनल में देखेंगे कि क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ डेट सहित सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पड़े हैं। हम देख सकते हैं कि 29 है, पर 29 में से 2 हटा दो तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल बनते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ 27 पूरे के पूरे नहीं पढ़ने, हमें इसमें से कुछ लिमिटेड ही स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं ग्रुप 1 में, कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं ग्रुप 2 में, और थोड़े बहुत इक्के दुक्के सीए फाइनल में। टोटल इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा आपका स्प्लिट बनता है, ठीक है। आखिर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का स्टेटस क्या है, इनकी एप्लीकेबिलिटी की कहानी क्या है। देखिए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये अमेंड भी होते हैं कई बार। अभी जैसे 2016 में अमेंड हुआ था, आप नीचे देख सकते हैं बोल्ड में लिखा गया है 2016 में एमसीए ने विड्रॉ किया था AS6 और थोड़ा बहुत अमेंड किया था, जिसे आप अमेंडेड रूल्स बोलते हो 2016। 2006 में बने, फिर 2016 में हुए। ये एमसीए की एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका स्टेटस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके से होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रेगुलेटेड बट दे आर नॉट लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग के लिए, पर ध्यान रखिए ये लॉ नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये लॉ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट नहीं है, लॉ नहीं है। मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बोल रहा है और लॉ कुछ बोल रहा है, दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों सरकार के पास गए पूछने कि क्या करें, तो सरकार बोलेगी हम लॉ की सुनेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम पीछे हट जाओ। लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला रूल, फ्लैट रूल, क्लियरली बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले हमेशा लॉ की सुनेंगे। और ऐसा कई बार होता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम इन्हें डिस्प्यूट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि अब और क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस की हम बात करते हैं। आज की डेट में बिजनेस सिर्फ लिमिटेड एरिया में नहीं रह गया। फ्लिपकार्ट जब आया था तो अमेजॉन भी मार्केट में उतरा। अमेजॉन एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में गुड्स सेल करती है, बराबर। ओला जब आया तो उबर भी आया जो ग्लोबल है। ग्लोबल कंपनी जब अपनी होटल्स इंडिया में लेके आई तो इंडिया की भी होटल्स बाहर गई। टाटा, ओब्रॉयज, इनके होटल्स आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। तो जो मेरा ये कहना है कि बिजनेस आज लिमिटेड एरिया में सीमित नहीं रहा, ये एक्सपैंड हो चुका है। बाहर के लोग भी इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, इंडिया के लोग भी बाहर पैसा लगा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन बोलते हो ना आप इसको। ग्लोबलाइजेशन की अपनी दिक्कतें हैं। लोग जब ग्लोबली जो आना शुरू हुए तो लोगों को पता चला कि हर देश अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के बैठा है। इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चाइना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अफ्रीका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रशिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूएस गैप, यूरोप के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोले यार अब कोई बंदा अगर 10 जगहों पे बिजनेस कर रहा है तो हर एक जन का अपना स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस उसकी इकोनॉमी के हिसाब से। हर जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते जा रहे हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते जा रहा है। और जब बारी आती है कि इन सबको एक जगह लाके एक बैलेंस शीट बनानी है, अगर बनानी पड़ी तो ये कैसे बनाएंगे। सबके अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यार, क्या करें। दिक्कतें बढ़ रही थी दिन ब दिन। ग्लोबलाइजेशन के साथ अकाउंटिंग की दिक्कतें बढ़ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला यार सिंपल रूल है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को बोल दो कि यूनाइटेड स्टेट्स फॉलो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, बोल दो, ऐलान कर दिया जाए। अब कोई ग्लोबल पावर अकेले तो रहे नहीं, मार्केट में और भी ग्लोबल पावर है। रशिया का ईगो हर्ट हो गया, नहीं ऐसे कैसे तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारे फ्लॉज है तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, हमारे देश को नहीं लगते। चाइना भी खड़ा हो गया, पागल हो गया, नहीं फॉलो करेंगे। सबको पता था यूएस आधे से ज्यादा कंट्रीज का दुश्मन है, कोई सुनने नहीं वाला है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला नहीं एक अलग बॉडी बनाते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। लंदन गए। लंदन इज अ फ्रेंडली कंट्री, पूरे दुनिया में राज किया, फिर चुपचाप बैठ गए, नहीं भाई हम फ्रेंडली लोग हैं, हम सबके दोस्त हैं। वहां पे जाके एक बॉडी इस्टेब्लिश की, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पूरे वर्ल्ड के लोगों को इन्वाइट किया, गवर्नमेंट को इन्वाइट किया, पॉलिटिशियंस को इन्वाइट किया,
इकोनॉमिस्ट को इनवाइट किया, बिजनेसमैन को इनवाइट किया, बोला बोलो कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, बहुत रिगरस स्टडी किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किए, प्रिंसिपल्स बनाए, ऑप्शंस के साथ दिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा अकाउंटिंग, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शंस दिए बहुत सारे। फिर एक देश के पास गए, बोले अपन आए थे ना, बोले हमारा मीटिंग रखा था हम लोगों ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं ग्लोबल, आप भी तो आए थे, आपको भी इनवाइट किया था हमने, इसे आपके देश में इंप्लीमेंट कर दीजिए, इजी हो जाएगा काम, इजी हो जाएगा। IFRS बनाया गया, पूरे वर्ल्ड में लेके गए, मोर देन 130 कंट्रीज एक्सेप्टेड इट, पर हर एक ने अपने अपने तरीकों से किया। कुछ लोगों ने बोला अरे वाह क्या लिखा है यार, एक नंबर, दे वर वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोस्पेक्टिव अबाउट देयर ग्रोथ, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया IFRS। हमारे यहाँ तो IFRS ही चलेगा। इंडिया आए, जिस समय वो इंडिया में आए उस समय UPA की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने देखा हाँ यार इंप्लीमेंट करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, CA लोगों के पास गए। अब अपने यहाँ की ICAI बॉडी मस्त बैठी एकदम आराम से, आराम की जिंदगी चल रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अरे दिक्कत क्या है कुछ नया लाने के लिए, उनको समझा, नया आया, नया देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है, बोला यार नए इंप्लीमेंट करने गए तो अभी काम बढ़ जाएगा फालतू में, कौन मेहनत करेगा, नहीं नहीं सर बाद में करेंगे, बोले अभी अपने देश को जरूरत नहीं है। UPA गवर्नमेंट के अंदर में ICAI नो डाउट मतलब अच्छा खासा डोमिनेटिंग बॉडी है, ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग बॉडी नहीं है, पोस्टपोन करता चला गया। IFRS जब भी आया इंप्लीमेंट करने के लिए पोस्टपोन, बोले नहीं अभी हम रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, बाद में करेंगे, पोस्टपोन करते चले गए। देन केम द गवर्नमेंट ऑफ मोदी जी, BJP आई। BJP जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी पावर में आते से पूरी दुनिया घूमना शुरू, हर जगह पे जाके मीटिंग ले रहे हैं, मित्रों मेरे देश में इन्वेस्ट करो, मेड इन इंडिया बनाएंगे, मेड इन इंडिया, हर जगह जा रहे हैं, इन्वेस्ट करो यार, तुम इंडिया में इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी स्पीच, तूने, जनरल पब्लिक तो चिल्ला रही है, अरे बोले क्या बंदा क्या बोला, पर इन्वेस्टर इज वेरी कॉशियस पर्सन, पैसा कोई ऐसे ही नहीं दे देता। इन्वेस्टर ने जाके मोदी जी को बोला क्यों इन्वेस्ट करूं, तुम्हारे यहाँ सत्यम जैसे लफड़े होते हैं। बोला सत्यम क्या हुआ था सत्यम में, सत्यम नाम की तुमने एक कंपनी बनाई थी, IT कंपनी थी, राजू रामालिंगम चलाता था, उसने क्या किया, सत्यम में जो पैसा आ रहा था उसको लगाना था प्रॉपर्टी में, उसने एम्प्लॉइज इन्फ्लेट किए, खर्चे दिखाने शुरू, खर्चे दिखा रहा है एम्प्लॉइज के नाम पे, एम्प्लॉय है नहीं, प्रॉफिट्स इन्फ्लेट करते जा रहा है, प्रॉफिट है नहीं, एसेट्स दिखाए जा रहा है, एसेट है नहीं, पैसा कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी में डालते जा रहा है। सत्यम का उल्टा नाम की कंपनी बना दी माइटास, वहां पैसा डाल दिया, वहां पैसा डाल के प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है, और जब रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हुआ तो हाथ खड़े कर दिया, बोला कि यार अब तो पैसा नहीं है मेरे पास, मैं लौटाऊं तुमको कहां से, सारे प्रॉफिट गलत थे। तुम्हारे यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनिपुलेटिव है, एक से एक मैनिपुलेशन टेक्निक्स निकालता है, तुम्हारे यहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दम नहीं है, नहीं भरोसा मेरे को तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। खोल गए मोदी जी। उसके आगे की कहानी तो आपको पता है कि CA लोगों के ऊपर वो लोग कैसे भड़कते हैं। आए इंडिया में, बोले क्या करना है, इन्वेस्टर्स ऐसी बात कर रहे हैं, जेटली जी ने बोला उनको ऑफर दो, IFRS लगा देते अपन। वहां पे गए, बोले IFRS लगा देते, इंडिया भी IFRS अडॉप्ट करेगा, बोले ठीक है, बोले करो, बोले IFRS लगाओ। जेटली जी को बोल दिया IFRS लगाना है, जेटली जी आ गए, CA लोगों के IFRS लगाने का है, कोई तुम्हारा डीले वीले नहीं चलेगा, तुमको लगाना लगाओ, नहीं लगाना ICSI को भी पावर दे देते, ICMI को भी पावर दे देते, सबको पावर दे देते। नहीं नहीं सर हम इम्प्लीमेंट करते, बोले तब सुधरे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोले नहीं नहीं इम्प्लीमेंट करते। पर बोले जेटली जी अडॉप्ट करने में छोटी सी दिक्कत है। बोले क्या, अब टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आए वो लोग। बोले अगर अपन IFRS पूरा का पूरा अडॉप्ट कर देना तो इंडिया में नहीं हो सकता काम। बोले क्यों क्यों? बोले सर जैसे उनके इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो मैं एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्कशन कर रहा हूँ, हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खास पढ़े नहीं है, पर ये छोटी सी कहानी आप लोगों को समझ जाएगी मुझे लगता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पैसा डाल के रखा है, जमीन पे पैसा डाल के रखा है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी को कच्चे का पैसा पक्के में कन्वर्ट करना है, समझो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ब्लैक मनी बहुत है, दूसरे बंदे के पास जाता है जिसके पास जमीन है, वो जमीन की कीमत 10 लाख है, वो उसको बोलता है तू मुझे ये जमीन दे, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपए दूंगा। बोलता है 10 करोड़, 10 लाख की जमीन है, 10 लाख, अरे हाँ रे 10 लाख की जमीन है, तू 10 करोड़ में खरीद, मैं तुझे पैसा जो दूंगा वो तू मुझे वापस देना ना, कन्वर्जन करेंगे अपन, कन्वर्जन, पैसा व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले यार आइडिया तो बहुत अच्छा है,
10 करोड़ रुपए लिए, 9 करोड़ 90 लाख रुपए कैश में वापस, कन्वर्जन हो गया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी हो गई। प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख ही है। उस प्रॉपर्टी के बाजू में जो बंदे की प्रॉपर्टी थी वो भी बड़ा खुश, अरे बोले अपने यहाँ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ में बिक रही है यार, वैल्यू बहुत बढ़ गई। IFRS गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू पे अकाउंट कीजिए, रादर देन कि आपने कितने में खरीदा, कितने में बिक सकती है उतने पे अकाउंट कर लो प्रॉपर्टी को। अब आप बोलो सर अपन 10 करोड़ के ऊपर सामने वाला अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा तो कौन सी ट्रू एंड फेयर व्यू की बात होगी, कौन सा हम स्ट्रीमलाइनिंग कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? जेटली जी परेशान हो गए, बोले नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी के पास गए, नहीं नहीं बोले IFRS अडॉप्ट नहीं हो सकता। बोले यार अब इन्वेस्टर को वादा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता, पीछे नहीं हटेंगे। बोले ठीक है ना सर, अपन अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनसे सेम कर लेंगे, कॉन्वर्ज करेंगे। हम IFRS वालों को बोलेंगे हम कॉन्वर्ज कर रहे हैं तुम्हारी तरफ, नंबर सेम, पैरा नंबर सेम, जो हमको लगता है कि हम नहीं अडॉप्ट कर सकते उतने पॉइंट्स हटा देंगे बस। इंडिया कॉन्वर्ज्ड टुवर्ड्स IFRS, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्टेड इट एज इट इज। हमने जैसे उनके नंबर्स आप चलते हो तो IAS पढ़ते हो, IAS 1, IAS 2, IAS 3, अपने यहाँ IND AS 1, IND AS 2 है, क्योंकि हमने कॉन्वर्ज किया है। जो पॉइंट्स हमको लगता था कि इतने जरूरी नहीं है हमने नहीं लिए। अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल में आप लोगों को ये लोग पूछेंगे, इस बात पे ही डाउट है। IFRS वॉज क्रिएटेड बाय, मतलब वॉज मेड बाय IASB, जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है वैसे ही, एंड दे आर बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बनाए गए हैं। बेनिफिट इज मेन ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो IND AS की एप्लीकेबिलिटी की कहानी क्या है भाई, क्या है? सबसे पहली बात, इट इज़ रेगुलेटेड, इट इज़ ओनली फॉर कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में ये एप्लीकेबल सिर्फ कंपनीज को है, कंपनीज के अलावा और किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ गवर्न्ड बाय NFRA। अब यहाँ भले नकास लिखा है, इट इज़ NFRA, नेशनल, इट इज़ अ रेगुलेशन बॉडी, फाइनेंशियल रेगुलेशन बॉडी है ये पूरी की पूरी, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एडवाइजरी के लिए रखा गया है, ठीक है। नाउ इसके अंदर में ASB वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, उससे रिलेटेड कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आखिर अडॉप्शन किस तरीके से लगा, IFRS का अडॉप्शन हमारे यहाँ पे किस तरीके से लगा, ये ओवर द पीरियड हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी अडॉप्शन चालू है, अगर आप देखेंगे, दिस इज द रोड मैप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कैसे हुई? सबसे पहला था रोड मैप 2015, वॉलंटरी, इच्छा है IND AS अडॉप्ट करो, नहीं है मत करो। 2016 से देखो, ध्यान रखो, सिर्फ कंपनीज, हर वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, नेटवर्थ यानी क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व्स, 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है कंपलसरी। अगर आपको लगेगा, आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडियरी, आपकी एसोसिएट, आपकी जॉइंट वेंचर को लगेगा। ये चारों वर्ड आपको नहीं समझेंगे, आगे देखेंगे, समझेंगे, हम सब समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कंपनीज के अकाउंटिंग में जाएंगे ना, तब ये 4 वर्ड समझाऊंगा आपको। फिर आया 2017, सारी लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड मतलब आप लोग कभी ये NDTV बिजनेस या ऐसा कोई चैनल अगर देखते होंगे, या गलती से चैनल चेंज करते करते जाता होगा, तो नीचे में एक स्ट्रिप चलती रहती है जिसमें कोई कंपनी का नाम आता है और कुछ ग्रीन में अप रहता है, रेड में डाउन रहता है, बहुत सारे कंपनीज के नाम रहते हैं वहाँ। ये क्या है? इन कंपनीज ने अपने आप को लिस्ट किया है, दे आर पब्लिक कंपनीज, लोगों से पैसा लेते हैं, और यानी आप भी चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों से पैसा लेते हैं और अपनी कंपनी को रन करते हैं, और इनको अपने प्रॉफिट्स वगैरह सब डिस्क्लोज करते हैं। दे आर नोन एज लिस्टेड कंपनीज, जो वहाँ लिस्टेड है, निफ्टी में, सेंसेक्स, इन शॉर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है। ऐसी सारी लिस्टेड कंपनीज को IND AS लगाना इररेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये वर्ड आप लॉ में पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या 250 करोड़ के ऊपर है, उन्हें IND AS एप्लीकेबल है। उसके अलावा उनकी एसोसिएट, जॉइंट वेंचर वगैरह, वो कहानी पे अभी दिमाग मत लगाइए, वो कहानी अभी आप लोगों के लिए इतनी रेलेवेंट स्टोरी नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? ऐसे कई सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो IFRS के नंबर से सेम चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 is IFRS 1, 102 is IFRS 2, 103 is IFRS 3। इसके अलावा कुछ IAS वाले नंबर्स हैं, ठीक है, वो AS के नंबर्स से भी यहाँ कंपेयर करके दिए हुए हैं। ये चार्ट अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ नहीं समझेगा, तो इसके ऊपर हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस कर लेंगे
उसके बाद इस चार्ट को वापस देखेंगे समझने के लिए कि ये चार्ट बोलना क्या चाहता है। क्या हमें याद रखना है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? चलिए, दिस इज द फेज 2। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे जब हम बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स लुक एट वेरियस क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ MCQs। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी वो जो कंपनी नहीं है, इज इशूड बाय जो कंपनीज नहीं है, हमने डिस्कस किया कि ICAI इशू करता है उनको, ठीक है। C, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस लिए बने हैं? टू हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रहे। इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा किया जा सके। बिल्कुल, दोनों ही पॉइंट सही है, कुछ गलत नहीं है। C, इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर फॉर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी। हाँ, सही इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन वैसी ही हमेशा डिस्क्लोज हो रही है, तो बिल्कुल दोनों पॉइंट सही है। Which committee is responsible for approval of accounting standards and their modification? तो यहाँ पे सबसे पहला नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नकास के बारे में बोला गया है। अब से एग्जाम में NFRA बोला जाएगा, तो आप ध्यान में रखिए NFRA रहे वो बॉडी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बोथ A and B, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों ही सही है। कैश फ्लोज भी उन्हें कवर करते हैं वो। Now there are some objective theoretical questions, ये हम लोग अभी डिस्कस करके ऐसा कोई मतलब नहीं है, आपके इससे रिलेटेड आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने 3 ऑब्जेक्टिव देखे थे, ठीक है। एक्सप्लेन द नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स IFRS, ग्लोबल बिजनेस के ऊपर गए, इन्वेस्टर्स लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ इशू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी बेनिफिट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये आप पूरे के पूरे देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर इससे रिलेटेड आंसर्स भी दिए गए हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस पॉइंट के ऊपर एंड करते हैं। चलिए।